दुनिया इस वक्त एक ऐसे ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ी है जिसकी आहट एशिया से लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक साफ सुनाई दे रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर बढ़ते तनाव ने हालात और बिगाड़ दिए हैं, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। नतीजा, कहीं ईंधन की किल्लत, कहीं कीमतों में बेतहासा उछाल और कहीं सरकारों को आपातकाल जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान से लेकर फिलीपींस तक, श्रीलंका से लेकर म्यांमार तक हालत बिगड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं इंडिया जैसे बड़े देश भी इस संकट के असर से अछूते नहीं है। दूसरी ओर चाइना और जापान जैसे देश इस चुनौती से निपटने के लिए अपनी रणनीति बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर ये संकट कितना गहरा है और किस देश में कितने दिन का ईंधन बचा है और आने वाले समय में दुनिया को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, आइए बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम योगेश कांत है और आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इस स्ट्रेट की चौड़ाई सबसे कम जगह पर लगभग 39 किलोमीटर है। उत्तर की तरफ ईरान है और दक्षिण की तरफ ओमान है। हर साल दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से होकर के गुजरता है। इसलिए कोई भी देश इसे बंद करने की धमकी दे तो पूरी दुनिया के तेल के दामों में बढ़ोतरी हो जाती है और अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होती है। अब सवाल यह है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज आखिर किसका है? क्या ईरान इसे अपना मानकर बंद कर सकता है? समुद्र पर किसी देश का दबाव कितना वैध हो सकता है? दुनिया ईरान के दावे को स्वीकार करेगी या नहीं? दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की भौगोलिक स्थिति और महत्व क्या है, आइए बताते हैं। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की लंबाई करीब 167 किलोमीटर है। इसमें दो तरफ जहाज़ों के लिए अलग अलग लेन बनी हुई है। ईरान की तरफ से कई द्वीप और बंदरगाह हैं, जबकि ओमान की तरफ से मुसंदम प्रायद्वीप है। क्योंकि ये रास्ता बहुत सकरा है, इसलिए बड़े तेल के टैंकर और जहाज दोनों देशों के क्षेत्रीय जल में से गुजरते हैं। यानी समुद्र पर देशों का दबाव कितना हो सकता है, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल समुद्र पर देशों के दावे को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि है। इसके अनुसार हर देश अपनी तट रेखा से करीब 22 किलोमीटर तक क्षेत्रीय जल पर मालिकाना हक रख सकता है। इसके बाद 370 किलोमीटर तक विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है, जहां मछली पकड़ने और संसाधनों का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन दूसरे देशों के जहाज़ों को गुजरने का भी अधिकार होता है उस 370 किलोमीटर के अंदर। अब सवाल यह है कि ईरान युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद पर भारत में संकट की आहट है या फिर अन्य देशों के लिए बड़ी मुसीबत होने वाली है, और कौन से देश में कितने दिन का ईंधन बचा है, आइए बताते हैं विस्तार से। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ये दुनिया का करीब 20% तेल यहां होकर के गुजरता है, जबकि एशिया के लिए 90% तेल गैस इसी रास्ते से होकर आते हैं। इसके चलते तेल की कीमतों में 100 रुपये प्रति डॉलर के हिसाब से पार कर गई हैं। वैश्विक शेयर बाजार में दबाव है। इसी असर का उदाहरण पाकिस्तान में दिख रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग बिना दर्शकों के कराई जा रही है और वेन्यू 6 से घटाकर 2 कर दिया गया है ताकि ईंधन बचाया जा सके। साथ ही सैलरी में कटौती कर दी गई है, सरकारी खर्चों में कमी कर दी गई है और पेट्रोल डीजलों के दाम बढ़ाए गए हैं, जो आर्थिक दबाव को दर्शाते हैं। दरअसल पाकिस्तान में ऊर्जा संकट गहराता नजर आ रहा है, जहां सरकार ने लग्जरी वाहनों में इस्तेमाल होने वाले हाई पेट्रोल ईंधन पर टैक्स बढ़ाकर 100 से 300 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कर दिया है। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब देश अपनी लगभग 70% पेट्रोलियम जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में टैंकरों के फंसने और ईरान द्वारा रास्ता रोके जाने पर आपूर्ति बाधित हो रही है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि देश में ईंधन की भारी किल्लतों का खतरा मंडराता रहा है, और अगर स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो पाकिस्तान को गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है।
अब बात फिलीपींस की आती है। फिलीपींस में हालात और भी ज़्यादा चिंताजनक बने हुए हैं, जहां ईंधन की भारी कमी है और कीमतों में तेज उछाल के चलते सरकार को नेशनल इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी है। यानी देश के पास फिलहाल केवल करीब 45 दिनों का ईंधन स्टॉक बचा है, जिसे देखते हुए सरकार 10 लाख बैरल का बफर स्टॉक तैयार करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी बीच राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर की निगरानी में अमेरिका से बातचीत चल रही है ताकि ईरान और वेनेजुला जैसे प्रतिबंधित देशों से तेल खरीदने के लिए राहत मिल सके। दूसरी ओर बढ़ती कीमतों और कमी के विरोध में ट्रांसपोर्ट यूनियन और उपभोक्ता संगठनों ने 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सरकार ने राहत के तौर पर 5 पैसों की सब्सिडी कुछ शहरों में मुफ्त बस सेवा शुरू कर दी है, लेकिन प्रदर्शनकारी इसे अस्थायी उपाय मानते हुए पेट्रोलियम टैक्स पूरी तरह खत्म करने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं कीमतों की बात करें तो युद्ध के बाद पेट्रोल डीजल के दाम दोगुने से ज़्यादा बढ़ चुके हैं और अब इनके 100 पैसे प्रति लीटर के ऊपर जाने की आशंका जताई जा रही है, जिससे आम लोगों पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिलीपींस में मार्च 2026 की शुरुआत में पेट्रोलियम यानी पेट्रोल का पदार्थ 63 से 70 पैसे और डीजल 78 से 84 पैसों प्रति लीटर था, जो अब बढ़कर पेट्रोल 72 और डीजल 82 पैसों प्रति लीटर हो गई है। यानी जो पैसे वह फिलीपींस की जो करेंसी है उसको पेसो बोलते हैं, उसके अनुसार ये कीमतें हैं। अनुमान है कि जल्द ही कीमत 100 पैसों प्रति लीटर पार कर सकती है, जबकि डीजल 114 से 130 पैसों तक पहुंचने की आशंका बताई जा रही है। अब बात आती है थाईलैंड में ऊर्जा संकट का बड़ा असर साफ साफ दिख रहा है और हालात काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। सरकार बिजली की बचत को लेकर के सख्त कदम उठा रही है। यहाँ एयर कंडीशनर को 26 से 27 डिग्री सेल्सियस पर चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं और सरकार कर्मचारियों को वर्क फॉर होम अपनाने को कहा गया है। साथ ही सरकार ने डीजल की कीमतों पर नियंत्रण लगा दिया है और ईंधन को निर्यात पर भी एक रोक लगा दी है। केवल कंबोडिया और लाओस जैसे चुनिंदा देशों को ही छूट दी गई है। अब बात आती है एशिया के कई देशों की तरह भारत पर भी ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का असर साफ नजर आने लगा है। संसद में भी इस पर गंभीर चर्चा हुई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया कि इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रह सकता है। भारत अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर करता है और ख़ास तौर पर एलपीजी तथा कच्चा तेल समुद्री रास्तों से आता है। ऐसे में सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ने से देश के कई हिस्सों में गैस और ईंधन को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। इसका असर उद्योगों और आम जीवन दोनों पर दिख रहा है। दरअसल सबसे बड़ा असर यह है कि गुजरात के मोरबी जैसे औद्योगिक क्षेत्र में गैस सप्लाई बाधित होने से श्रमिक उद्योग दबाव में आ गया है, जहां लाखों लोगों को आजीविका से जुड़ी हुई जो साधन है वो छोड़ने पड़ रहे हैं। वहीं मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में होटल, रेस्टोरेंट की सीमित संसाधनों के साथ काम करना पड़ रहा है। घरेलू स्तर पर भी कई जगह एलपीजी सिलेंडरों के लिए लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जो बढ़ती मांग और अनिश्चित सप्लाई का संकेत है। स्थिति को संभालने के लिए भारत सरकार लगातार वैकल्पिक उपायों पर काम कर रही है। खबरों के मुताबिक हॉर्मुज़ मार्ग में फंसे भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रास्ता सुनियोजित करने की कोशिश की जा रही है और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कोशिश के साथ साथ कुछ जहाज़ों को निकाला भी गया है। इसी के साथ साथ ये भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी है और अमेरिका के साथ भी ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के संकेत दिए हैं, ताकि आयात के स्रोतों में विविधता लाई जा सके और जोखिम भारत का कम किया जा सके। हालांकि सरकार फिलहाल घरेलू स्तर पर तेल की कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का खतरा बना हुआ है। इसी बीच ये भी देखा गया है कि जहां कहीं देश ईंधन संकट से जूझ रहे हैं, वहीं चीन में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है, जो इस संकट के बीच ऊर्जा के नए विकल्पों की ओर बढ़ता हुआ रुझान दर्शा रहा है। अब बात श्रीलंका की। वो कहते हैं कि जब दांत थे तब चना नहीं थे, अब दांत है तो चना नहीं है। श्रीलंका की भी हालात दोहरी मार जैसे दिखाई पड़ रहे हैं।
देश हाल ही में आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश कर ही रहा है। इसी बीच वैश्विक स्थिति ने उसे फिर से मुश्किल में डाल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों का कहना है कि पहले उनके पास ईंधन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब पैसे होने के बावजूद बाजार में ईंधन की कमी चल रही है। हालात को संभालने के लिए सरकार ने सख्त राशनिंग लागू कर दिया गया है, यानी मोटरसाइकिलिंग को लेकर के हफ्ते में 5 लीटर पेट्रोल मिलेगा, कारों को 15 लीटर और बसों के लिए 60 लीटर ईंधन की बात कही जा रही है। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल के लिए दाम करीब 30% तक की बढ़ोतरी श्रीलंका में दिखाई गई है। ईंधन बचाने के लिए हर बुधवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जिससे देश में संकट की गंभीरता को साफ साफ झलकती हुई नजर आ रही है। अब बात आती है म्यांमार की। म्यांमार में हालत बेहद असमान हो गए हैं, जहां ईंधन की कमी से निपटने के लिए गाड़ियां और ऑड इवन नियम लागू कर दिया गया है। इसका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिख रहा है। लोग सीमित यात्रा कर पा रहे हैं। दोस्तों, रिश्तेदारों से मिलना हो या और किसी से मिलना हो तो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बैंक और अन्य कर्मचारियों को दफ्तर पहुंचने में काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि महंगे होते हुए किराए और सीमित पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चलते रोज आना जाना संभव नहीं हो पा रहा है। दरअसल ईंधन की कीमतों में करीब 70% तक का उछाल पूरे सिस्टम पर दबाव बना दिया है। दूसरी ओर इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश इस संकट से निपटने के लिए वैकल्पिक रास्ता अपना रहे हैं। ये देश अपने ईंधन सब्सिडी बजट को बढ़ा रहे हैं और बायोडीजल जैसे विकल्पों का जोरदार उपयोग कर रहे हैं। खास तौर पर इंडोनेशिया 50% पाम ऑयल मिश्रित बायोडीजल के इस्तेमाल की योजना बना रहा है, ताकि कच्चे तेल पर निर्भर कम हो और अपना जो व्यवसाय है उसको बढ़ाया जा सके। अब चीन में क्या हालात हैं वो भी बताते हैं। दरअसल चीन इस संकट को देखते हुए अपनी ऊर्जा नीति में बड़ा बदलाव कर रहा है। विदेशी तेल पर निर्भर घटाने के लिए देश में एक विशाल सुपर ग्रिड तैयार करने की रफ्तार तेज कर दी गई है, जिस पर 2026 से 2030 के बीच सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करने की योजना बना दी गई है। इसके साथ ही लोगों और उद्योगों का रुझान भी तेजी से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर निर्भरता अब महंगी और जोखिम भारी साबित हो रही है। इसी बदलाव का असर बाजार में भी दिख रहा है, जहां कैटल और ब्याड जैसी कंपनियां शेयरों में तेजी से उछाल दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर चीन ने अपने मजबूत तेल भंडार के दाम पर फिलहाल स्थिति को संतुलित रखा है। हालांकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी जरूर आई है, लेकिन सरकार का ध्यान मुनाफा कमाने से ज्यादा ऊर्जा सुरक्षा और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने पर है। कुल मिलाकर चीन इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए दीर्घकालिक ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही के घटनाक्रम में इजरायल और ईरान के बीच तनाव ने ऊर्जा सेक्टर को बड़ा झटका दिया है। इजरायल द्वारा साउथ पार्स गैस फील्ड पर किए गए हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में ईरान ने रास लफान इंडस्ट्री सिटी पर मिसाइलें दाग दी थी, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े LNGP हब को भारी नुकसान पहुंचा था। इसका सीधा असर कतर की गैस आपूर्ति क्षमता पर पड़ा, जिससे करीब 17% की गिरावट आई और पूरी तरह से सामान्य होने में इसे कई साल लग सकते हैं, जिसमें अरबों डॉलर का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं खाड़ी क्षेत्र में तनाव यही नहीं रुका। सऊदी अरब की सेम रेफ रिफाइनरी में कुवैत की तेल रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमले हुए। इसके साथ ही युद्ध का असर यूरोप तक फैल गया है, जहां यूक्रेन ने रूस की प्रमुख तेल रिफाइनरी और एक्सपोर्ट टर्मिनलों को निशाना बनाते हुए सैकड़ों ड्रोन से हमले किए हैं। इन घटनाओं ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को अस्थिर कर दिया है और बाजार में अनिश्चितता की ओर बढ़ावा दे दिया है। अमेरिका में भी हालात प्रभावित हुए हैं, जहां टैक्स है स्थिति है वॉल्लो एनर्जी की है। एक बड़ी रिफाइनरी में धमाके और आग लगने के कारण उत्पादन ठप हो गया है। हालांकि इसे एक औद्योगिक दुर्घटना बताई जा रही है, लेकिन जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक साथ रिफाइनरी प्रभावित होती हैं तो इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर किसी बड़े झटके जैसा पड़ता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की स्थिति भी चिंता बढ़ाने वाली है। ये देश अपने आप में तरल ईंधन की लगभग 90% जरूरत आयातों से पूरी कर पाता था और अब इसके पास केवल 2 ही सक्रिय रिफाइनरी बची हुई है। मौजूदा वैश्विक तनाव के चलते वहां डीजल की कीमतों में करीब
67% तक का उछाल दर्ज किया गया है, जिससे परिवहन और सप्लाई सिस्टम पर भी भारी दबाव पड़ रहा है। स्पष्ट है कि इस संकट के बीच हर देश अपने भंडार को बचाने और स्थिति संभालने में जुटा हुआ है, लेकिन असल तस्वीर गंभीर है। इन हालातों में जापान सबसे मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। इसके पास करीब 254 दिनों का तेल भंडार है और वो बाजार में 80 बिलियन बैरल तेल छोड़ने की तैयारी भी कर चुका है। वहीं साउथ कोरिया के पास लगभग 208 दिनों का स्टॉक है, जबकि चाइना के पास करीब 120 दिनों का भंडारण है वो मौजूद है और उसने घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए रिफाइंड तेल के निर्यात पर रोक लगा दी है। दूसरी ओर थाईलैंड के पास करीब 65 दिन का स्टॉक है, जिसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जबकि फिलीपींस के पास 50 से 60 दिनों का भंडार है, जो अधिकतर निजी कंपनियों के पास है। इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों की स्थिति ज़्यादा नाजुक बनी हुई है, जहां भंडार कुछ ही हफ्तों में बचा है, कुछ ही हफ्तों में समाप्त हो जाएगा, जबकि श्रीलंका ने सीमित अवधि तक के लिए ही तेल को सुरक्षित करके रखा है। इस ईंधन संकट का असर निवेश बाजारों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। मार्च के महीने में भी विदेशी निवेशकों ने एशियाई बाजारों के करीब 50 अरब डॉलर निकाल लिए, जिसमें ताइवान, साउथ कोरिया और इंडिया जैसे देशों के शेयर बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई। दक्षिणी कोरिया का बाजार तो एक ही दिन में लगभग 12% तक टूट गया, जो एक ऐतिहासिक गिरावट मानी जा रही है। ऐसे हालात में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये संकट आखिर कब तक चलेगा। फिलहाल इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है और दुनिया अनिश्चितता के दौर से ही गुजर रही है। फिलहाल इस संकट के खत्म होने को लेकर कोई ठोस जवाब किसी के सामने नहीं है। ऐसे हालात में आप स्थिति से कैसे निपट रहे हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए अहम है। धन्यवाद।